हेलो दोस्तों, लव हैकर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अगर आपको लव हैकर कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता। वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक कहानियों को शेयर करते रहें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें कि कहानी आपको कैसी लगती है। आज हम सुनेंगे दोस्तों लव हैकर कहानी का एपिसोड नंबर 14। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आरोही अपने बेड पर सो रही थी। तभी कार्तिक अंदर आया और उसने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर हवा के कारण बाल आ गए थे। वो उनको हटाने ही जा रहा था। तभी एकदम से आरोही ने अपनी आंखें खोल ली थी और ये देखकर कार्तिक एकदम से हड़बड़ा गया था। उसने हड़बड़ी में आरोही से कहा, मैं वो चार्जर ले रहा था। तभी उसने बेड के शीट पर से अपने चार्जर को उठा लिया। वहीं आरोही ने अपनी आंखें खोलते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? आरोही अभी भी नींद में थी और उसकी आंखें आधी खुली थी। कार्तिक ने एक बार फिर कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस चार्जर ले रहा था। कार्तिक के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो बुरी तरह से घबरा गया था और पीछे हटता जा रहा था। तभी आरोही ने बिस्तर पर से खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, ओह, तुम आ गए हो तो चलो तुम यहाँ लेट जाओ, मैं सोफे पर चली जाती हूँ। ये कहते वो खड़ी होने लगी और उसका हाथ अभी भी अपनी कमर पर था। तभी कार्तिक ने उसको रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। ये कहते वो सोफे की तरफ चला गया। तभी आरोही ने एक बार और कहा, अरे अरे, नहीं नहीं कार्तिक, मैं सोफे पर आराम से सो जाती हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम यहीं बेड पर सो जाओ, तुम्हें खुले में सोने की आदत है। वो खड़ी होने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी और उसकी वजह से उसकी दर्द भरी आह भी निकल गई थी। तभी कार्तिक ने चिंता भरे स्वर में कहा, अरे अरे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं पर लेटी रहो। ये कहते हुए उसने साइड टेबल की तरफ इशारा किया और कहा, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए बाम लेकर आया हूँ, लगा लेना, तुम्हें आराम मिलेगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने भी मुस्कुरा दिया और उसकी लाई हुई बाम अपने हाथ में पकड़ ली। वहीं कार्तिक सोफे पर लेट गया था, सोने की तैयारी करने लगा। आरोही बाम को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कार्तिक की तरफ देखा जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। कार्तिक को देखते ही आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने बाम लगाई और उसके बाद वो सो गई। अगली सुबह आरोही जल्दी उठ गई थी और घर के कामों में लग गई। वहीं कार्तिक अपने रोजमर्रा की तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो दोपहर के 1 बजे उठा। जब वो उठा तो आरोही किचन में लंच की तैयारी करने लगी थी। तभी कार्तिक ने उसके पास आते हुए कहा, आरोही, नाश्ता बना दो ना, मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए वो उम्मीद भरी आंखों से आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही ने भी अपनी नजर उठाकर एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। उसने कहा, पूरी दुनिया का इस टाइम लंच टाइम होता है और तुम्हारा ये नाश्ते का टाइम होता है। कौन सा टाइम है ये? कार्तिक ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही से कहा, देखो, हम तो ऐसे ही हैं, सबसे अलग, सबसे जुदा। और ये कहते वो मुड़ा और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। तभी उसको कुछ ज्यादा याद आया और उसने रुकते हुए आरोही से पूछा, एक मिनट, तुमने बाम लगाई थी या नहीं? अब कमर ठीक है ना तुम्हारी? आरोही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, लगा लिया था, अब बिल्कुल आराम है। और ये कहते वो वापस अपने काम में लग गई और कार्तिक डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। आरोही उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। तभी घर की घंटी बजी। घंटे की आवाज सुनते ही आरोही ने दूध वाला बर्तन उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसने जाते ही कार्तिक से कहा, कार्तिक, मैं दूध लेकर आने के बाद तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी। ये कहते वो बाहर मेन दरवाजे की तरफ चली गई। लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। सामने कोई और नहीं बल्कि राघव आया था। राघव ने उसको देखते ही पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
और वो घूमी और वापस अंदर की तरफ जाने लगी। तभी राघव ने दोबारा से कहा, सुना है तुम्हारी और कार्तिक की शादी हो गई। उसकी आवाज में एक तंज दिखाई दे रहा था। उसकी बात सुनते ही आरोही गुस्से में पीछे की तरफ भागी और उसने घूर कर देखने लगी। आरोही को उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसका मुंह नोच लेना चाहती थी। तभी राघव ने उसे व्यंग भरे अंदाज में कहा, ओह, कहाँ तुम मुझसे शादी करने वाली थी और कहाँ कार्तिक। ये कहते हुए उसने ठहाका लगाते हुए हंसते हुए कहा, आई मीन कार्तिक, सीरियसली। ये कहते हुए उसने एक व्यंग भरी मुस्कान भरी और आहोरी की तरफ देखते हुए आगे बोला, व्हाट अ प्लॉट ट्रस्ट हैव टू से। उसने अपनी बात पूरी की ही नहीं थी। तभी आरोही ने गुस्से में कहा, एक्चुअली नन ऑफ योर बिजनेस। मम्मी से मिलने के लिए आए हैं, उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दरवाजे से हटी और अपने कमरे में चली गई। उसका मूड फिर से खराब हो गया था। उसको अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं राघव उसकी बात सुनने के बाद वहीं दरवाजे पर ही खड़ा रह गया था। फिर वो झुंझुनाते हुए अंदर रूम में चला गया। वहीं आरोही जाते ही लिविंग रूम से गुजरकर अपने कमरे में जा रही थी, तो रास्ते में डाइनिंग टेबल पर बैठे कार्तिक ने पूछा, कौन था दरवाजे पर। लेकिन आरोही ने झुंझुलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया, जब डोर बेल बजे तो खुद जाकर देख लिया करो। ये कहने के बाद वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी और अपने कमरे में चली गई। कार्तिक को इस बिहेवियर को लेकर थोड़ा आराम हो गया। आरोही जिस दिन से शादी करके इस घर में आई थी, उस दिन से लेकर आज तक उसको कभी भी ऐसा बिहेवियर उसने देखा नहीं था। लेकिन अगले ही पल जब राघव लिविंग रूम में आया, तो कार्तिक को आरोही की नाराजगी का कारण साफ पता चल गया था। लेकिन कार्तिक ने फिर राघव को देखते हुए अपनी बाह फैलाते हुए कहा, अरे भाई, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। और ये कहते हुए बाहें आगे करते हुए गले लगने लगा। तभी राघव ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए कहा, सरप्राइज तो तुमने मुझे दिया है भाई। सुना है तुमने आरोही से शादी कर ली। और ये कहते हुए सवालिया नजरों से कार्तिक की तरफ देखने लगा। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, वो। तभी उसकी बात सुनकर राघव ने उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी हैप्पी मैरिड लाइफ मेरे ब्रदर। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी दिव्यानी वहां पर आ गई। राघव को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसका लाडला बेटा उसके सामने खड़ा था और वो खुशी के मारे जल्दी से चलते हुए राघव के पास पहुंची। दिव्यानी ने उसके पास आते ही राघव के पास से उसके चेहरे पर अपने हाथों को भर लिया और बहुत ही प्यार से कहा, कहाँ रह गए थे राघव, तुमने तो हमें बिल्कुल भुला ही दिया था। राघव ने तुरंत उसकी शिकायत सुनते हुए कहा, कैसे बातें कर रही हैं मम्मी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। वो अपनी माँ को अपनी बातों के जाल में अच्छे से फंसाना जानता था। तभी दिव्यानी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा। राघव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मोम, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए लोग लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठ गए। दिव्यानी ने सोफे पर बैठते हुए खुश होते हुए कहा, क्या बताऊं बेटे, मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ पर देखकर। बहुत प्यारे लग रहे हो। उसकी बात सुनकर राघव हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, जी मम्मी, बिल्कुल खुश हूँ। जहां तक बात ध्यान की है, वहां पर इतना स्टाफ है, जो कहता हूँ वो चुटकी बजाते हो जाता है। मम्मी, मैंने देखा है कि ये एलिट क्लास है ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, साथ ही होते हैं। वहां न खिदमतें करवाई जाती हैं, ना ही की जाती है। मैं और लावण्या वाकई में बहुत खुश हैं। उसकी बात सुनकर दिव्यानी खुश हो गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है भगवान का। तभी राघव ने थोड़ा भोला बनते हुए कहा, बस किसी चीज की कमी है तो वो आपकी, पापा की और मेरे छोटे भाई की। और यह कहते हुए उसने कार्तिक की तरफ इशारा किया। भाई कार्तिक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। उसने अपने ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कहा, मेरी। ये कहते हुए कार्तिक वापस अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। तभी दिव्यानी ने शिकायत करते हुए कहा, तुम्हारे पापा की तो बस अजीब ही कही बातें हैं। उनका बिल्कुल गैरों को अहमियत देने लगे हैं। तभी राघव ने अपनी मॉम से कहा,
मोम, आप दिल छोटा ना करें। कुछ वक्त बीतेगा तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दीवानी को शांत करने के लिए राघव ने कार्तिक की तरफ देखते हुए पूछा, और कार्तिक, तुम क्या कर रहे हो? और वो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। लेकिन कार्तिक ने बेफिक्री से सवाल का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आरव को मैसेज कर रहा था। उसका जवाब सुनकर कुछ पल के लिए राघव अवाक रह गया। उसने हैरान होते हुए दिव्यानी की तरफ देखा, फिर थोड़ा कार्तिक की तरफ देखते हुए अपनी बात को समझाते हुए पूछा, अरे मैं कह रहा हूँ कि काम क्या कर रहे हो तुम? कोई बिजनेस जॉब वगैरह? वो बातों ही बातों में कार्तिक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक ने इसे हिलाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो अभी फ्री हूँ। राघव ने उसकी बात पर हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब कुछ नहीं करते? खैर, अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें काम पर लग जाना चाहिए। कब तक ऐसे टाइम पास करते रहोगे? उसके चेहरे पर एक विक्ट्री मुस्कान आ गई थी कि उसने पता नहीं क्या जीत लिया हो। वहीं कार्तिक ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, अरे कुछ काम करना भी तो काम होता है ना भाई। ये कहते हुए वापिस हल्के से मुस्कुराने लगा। तभी दिव्यानी ने उन दोनों भाइयों के बीच बोलते हुए कहा, इसके पास बहुत बड़ा काम है मेरा दिल जलाने का। सारा दिन आवारागर्दी और फालतू की हरकतें करता रहता है। ये कहते वो गुस्से में कार्तिक को घूरने लगी। वहीं कार्तिक ने अपने मजाकिया लहजे में उसकी बात को भी मजाक में लेते हुए कहा, अरे मोम, अगर सुबह सुबह इतनी तारीफ कर दोगी तो फिर नाश्ता कैसे होगा? मेरा पेट तो आपकी तारीफों से ही भर जाएगा। वो लोग आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे और दोनों माँ बेटे मिलकर कार्तिक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तभी बाहर मेन गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें प्रकाश अपने कुलीग के साथ ऑफिस से वापस आया था। तभी उसके कुलीग की नजर मिला के महंगी गाड़ी रेंज रोवर पर पड़ी और उसने प्रकाश की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, प्रकाश जी, लगता है आपके घर बहुत अमीर मेहमान आए हैं। उसकी बात सुनकर प्रकाश ने भी हैरानी से उस ब्लैक रंग की गाड़ी को देखा और उसको समझाते हुए उसे अपने आप को ही बड़ा ख्याल आ रहा था कि ऐसा कौन आ गया है। ये सोचते वो विला के अंदर जाने लगा। जैसे वो विला में आया तो उसने देखा तो उसकी भौहें तन गई। राघव दिव्यानी के सामने बैठा था और उसको उस पैसे का चेक देने की कोशिश कर रहा था। और ये देखते ही प्रकाश गुस्से से आग बबूला हो गया। वहीं जब राघव ने प्रकाश को देखा तो उसने खड़े होते हुए कहा, प्रणाम पापा। ये कहते हुए प्रकाश के पैरों को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी प्रकाश ने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता, दिव्यानी ने प्रकाश को समझाते हुए कहा, प्रकाश, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, प्रकाश ने उसको बीच में ही डांटते हुए कहा, तुम चुप करो दिव्यानी, मुझे इससे बात करने दो। ये कहते हुए प्रकाश वापस राघव की तरफ मुड़ा और चिल्लाते हुए बोला, बताओ तुम यहाँ अंदर किससे पूछ कर आए हो? तभी राघव ने उसको समझाने की कोशिश की और कहा, पापा, मैं यहाँ आपसे मिलने आया था और परिवार के लिए यहाँ आ सकता हूँ। क्या मुझे आप लोगों से मिलने का हक भी नहीं? उसकी बात का तुरंत जवाब देते हुए प्रकाश ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं। जिस अमीर जाति को तुमने अपने ऊपर पहन लिया है, उसे उसके बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। गुस्से में उसके माथे पर पसीना आने लगा था। तभी दिव्यानी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसको समझाने के लिए उसकी तरफ आते हुए बोली, प्रकाश, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। इतने दिनों बाद आया है वो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, प्रकाश ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ चेक छीना और वापस राघव की तरफ फेंकते हुए कहा, उठाओ अपनी खैरात और यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है और कोशिश भी मत करना। प्रकाश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं राघव के चेहरे पर एक ठंडी आभा फैल गई। उसने प्रकाश की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, पापा, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए ठंडी निगाहों से वो प्रकाश की तरफ देखने लगा। तभी प्रकाश ने गुस्से में झुंझुनाते हुए कहा, इंसल्ट मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ से जिस 2 करोड़ की गाड़ी में तुम अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए आए हो, किसी और को जाकर दिखाना। और हाँ, आइंदा वहां वापस मत आना। उसने राघव को एक धक्का दिया और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। राघव
वहां से कुछ नहीं बोला और उदास चेहरा लेकर निकल गया। उसके जाने के बाद प्रकाश गुस्से में अपने कमरे में चला गया और दिव्यानी उसके पीछे पीछे जाने लगी। दिव्यानी ने उसके पीछे चलते हुए कहा, प्रकाश, ये आपने क्या किया? इतने दिनों बाद तो राघव घर आया था, आपने मेरे बेटे को किस बुरी तरह से यहाँ से निकाल दिया। उसकी आवाज में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बात सुनकर प्रकाश ने उसके पास आते हुए गुस्से में कहा, मैं पूछता हूँ वो इस घर में किसकी इजाजत से आया था? किसने बुलाया उसे? ये तो इत्तेफाक से मैं जल्दी आ गया, वरना तुम लोगों ने उसे पलकों पर बिठा लिया था। कितने आराम से तुम चेक पकड़ रही थी। पैसों का इतना लालच है तुम में, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ हमें खरीदने के लिए आ गया। तभी उसके नफरत भरी बातें सुनकर दिव्यानी ने कहा, इतनी इतनी कड़वाहट क्यों लिए बैठे हो प्रकाश? वो भी अपने बेटे के लिए। सगी औलाद है वो, तुम्हारी कोई गैर नहीं है। आप कर सकते हैं इतनी नफरत, मैं नहीं कर पाती। मेरा बेटा है वो। जब प्रकाश ने देखा कि दिव्यानी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो उसने गुस्से में कहा, तो तुम भी मेरे घर से चली जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर दिव्यानी हैरान रह गई। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने? कितनी आसानी से आपने ये बात कह दी। आपको समझ भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? तभी प्रकाश ने दोबारा से गुस्से में अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर तुम भी यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना है, इतना ही प्यारा लगता है तो उसी के साथ चली जाओ। मुझे उस लालची नालायक की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर दिव्यानी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, आपका घर? ओह, तो यह आपका घर है। पिछले 30-32 सालों मैंने जो इस घर को संभाला, अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इसमें लगा दिए। इस मकान को घर बनाया और आप कह रहे हैं कि आपका घर है? अच्छा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी ही बात है तो ठीक है। उसको जो नाराजगी भरी हुई थी, प्रकाश को ये एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वो गुस्से में बहुत ज्यादा बोल गया है। तभी उसने कहा, दिव्यानी, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन दिव्यानी अब उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये आपका ही घर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वो रोती हुई वहां से बाहर चली गई। वो अब उसको पीछे से आवाज देता रह गया था, लेकिन दिव्यानी ने उसकी एक नहीं सुनी। प्रकाश ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, दिव्यानी, ये मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन दिव्यानी वहां से वापस आ रही थी। तभी उधर आरोही भी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जैसे ही कार्तिक कमरे में आया, कार्तिक को देखते ही आरोही ने अपनी आंखें पोंछ ली। अब क्या करेगा कार्तिक? अब क्या करेगी दिव्यानी? क्या दिव्यानी घर छोड़कर जाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें।